Hello students, welcome back to our channel. So today we are discuss subject code BHIC 110, that is History of India from 1757 to 1857. So this is part 2 वीडियो. इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो करा रखा है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए. उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं. अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे. अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो. हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है. वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है. उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जिसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आप सर्च ऑप्शन है इसमें आपको जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड यहाँ पे आपको इंटर करना है, दैट इज़ BHIC 110, और आपके यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो. अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो. हमारा नंबर है 9580020621. वापस से हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं. जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ critically examine the deindustrialization of Indian economy. So deindustrialization refers to the decline of industry, especially manufacturing, in an economy. तो deindustrialization का मतलब होता है कि खास करके इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिक्लाइन होना, ठीक है, उनके मैन्युफैक्चर के अंदर, ठीक है, उसकी इकोनॉमी में. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट मेनली डिस्क्राइब्स द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड. और अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो इसका जो मकसद है वो सिर्फ तभी है जब भारत के अंदर जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे उसका डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है. साथ ही साथ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उनका डिक्लाइन होता है ब्रिटिश के कॉलोनियल पीरियड में. उस समय की बात की जा रही है डिजिटलाइजेशन के अंदर. बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल, मेटल वर्क, शिप बिल्डिंग एंड हैंडक्राफ्ट्स. ब्रिटिश रूल आने से पहले की अगर बात की जाए तो भारत जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था अपने टेक्सटाइल के लिए, मेटल के वर्क के लिए, शिप बनाने के लिए और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए. हाउएवर दिस इंडस्ट्रीज वीकेंड ओवर टाइम लीडिंग टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट. जबकि ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी समय के साथ साथ, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आया और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी देखने को मिलती है. अब जो काउजेज़ थे उसको हम समझते हैं एक करके. सो काउजेज़ ऑफ डीइंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. फर्स्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज. द ब्रिटिश डिज़ाइन पॉलिसीज़ टू बेनिफिट दियर ऑन इंडस्ट्रीज़. तो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ थे जो सिर्फ ब्रिटिश के खुद के इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या रहे, बेनिफिट रहे, ठीक है. इंडियन रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन वेयर एक्सपोर्टेड चीपली टू UK, while ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वेयर इम्पोर्टेड टू इंडिया एट लो प्राइसेस. तो जैसे भारत में जो कच्चे माल थे जैसे कि कॉटन, ठीक है, उसको बहुत ही सस्ते दामों पे इंग्लैंड, UK में भेजा गया, यूनाइटेड किंगडम में. और साथ ही साथ जो ब्रिटिश के जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी, यानी कि ब्रिटिश जो अपने जो गुड्स बनाए हुए थे उसको भारत में इंपोर्ट किया गया सस्ते दामों में, ठीक है. दिस क्रिएट अनफेयर कंपटीशन एंड हार्म्ड इंडियन इंडस्ट्रीज़. और ये जो चीज़ें हुई ये कहीं ना कहीं एक अनफेयर कंपटीशन लाया और साथ ही साथ भारत के जो इंडस्ट्रीज़ थे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया. सेकेंड, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स. Indian handmade goods could not compete with cheap machine-made products from British factories. तो भारत के द्वारा जो हाथ से बने हुए वस्तुएं थी वो अब और compete नहीं कर पा रही थी मशीन से बने हुए सस्ते वस्तुओं से, ठीक है, जो कि फैक्ट्रीज से बन रही थी, ब्रिटिश के फैक्ट्रीज से, ठीक है. Skilled artisans and craftsmen lost their livelihood especially in textile production regions like बंगाल. अगर हम आर्टिसंस, कारीगर और क्राफ्ट्समैन की बात करें तो इन्होंने अपना जीवन को खो दिया, अपने लाइवलीहुड को खो दिया जहाँ पे रहते थे, ठीक है, चीज़ें कर रहे थे. खास करके वो जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन करने वाले जो क्षेत्र थे बंगाल में, वहाँ पर के लोग. लैक ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट. द ब्रिटिश डिड नॉट इन्वेस्ट इनफ इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया. अगर हम ब्रिटिश की बात कर रहे हैं तो इन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी भारत में उसके अंदर ज़्यादा अपना क्या है इन्वेस्ट नहीं किया था. खास करके most investments focused on railway and infrastructures mainly to support trade and resources extraction, not industrial development. ज़्यादातर जो इनके इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिले वो रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिले, और वो जो फोकस किया गया था वो इसलिए किया गया था
ताकि इनका जो ट्रेड और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है वो हो पाए, ठीक है। कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने ये नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल मार्केट्स। द एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन गुड्स रिड्यूस डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। जो फॉरेन गुड्स था उसका जो बढ़ना वो कहीं ना कहीं भारत के जो अपने प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड का कम होने का कारण बना। लोकल इंडस्ट्रीज दैट डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक मार्केट सफर्ड मेजर लॉसेज। तो उधर जितने भी लोकल इंडस्ट्रीज थे जो कि डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड करते थे कि उनके अपने जो डोमेस्टिक मार्केट है वो वहाँ से सामान लेंगे, उनको बहुत ज़्यादा लॉसेज झेलना पड़ा। अब इसका क्या इफेक्ट आया वो देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट इज द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी में बढ़ोतरी देखने को मिला। Many artisans and workers lost jobs and were forced to move to agriculture, increasing pressure on land and rural poverty. अगर हम आर्टिसंस और वर्कर्स की बात करें तो उन्होंने अपना जॉब था वो खो दिया और मजबूरन उनको कृषि की तरफ मतलब शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से एक प्रेशर जो है वो ज़मीन पर और रूरल पॉवर्टी पे हमको देखने को मिलता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। India became dependent on Britain for manufactured goods while serving mainly as a supplier of raw materials. तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो गया था ब्रिटेन के ऊपर अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को लेकर के, और वहीं अगर देखें तो खुद वो क्या था, एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना हुआ था। थर्ड इज पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। द डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज स्लोड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूटेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। तो इंडस्ट्रीज़ का जो डिक्लाइन होना वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा किया और साथ ही साथ भाग लिया पॉवर्टी को बढ़ने में, ठीक है, गरीबी को बढ़ाने में। क्रिटिकली एग्जामिनेशन से समझेंगे। सम हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट कंप्लीट बिकॉज मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक जूट, कॉटन मिल्स एंड आयरन एंड स्टील लेटर डेवलप इन सिटीज़ लाइक मुंबई एंड कोलकाता। तो बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो बहस करते हैं और बताते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि अगर हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की बात करें जैसे कि जूट, कॉटन मिल्स और आयरन स्टील का जो इंडस्ट्री बना वो सब बड़े बड़े सिटीज़ में डेवलप हुए जैसे मुंबई और कोलकाता में। हाउएवर दीज इंडस्ट्रीज वेयर लिमिटेड एंड कुड नॉट कंपेंसेट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर्स। जबकि ये सारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे वो कई हद तक लिमिटेड थे और ये कभी भी कंपनसेट नहीं कर पाएंगे वो सारे डिस्ट्रक्शन को जो कि ट्रेडिशनल सेक्टर्स में देखने को मिला। द प्रोसेस वीकेंड इंडियाज़ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड डिलेड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। और ये सारी प्रक्रियाएँ जो थी वो कहीं ना कहीं भारत का जो अर्थव्यवस्था था उसको कमज़ोर किया, उनकी जो सेल्फ रिलायंस थी यानी कि जो आत्मनिर्भर होते थे उनको ख़त्म किया और डिलेड किया इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोग्रेस को, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस थी उसमें भी उन्होंने देरी किया, उसमें भी उन्होंने कमी लाई। अब कंक्लूजन में हम इसको बताते हुए लिखेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मेजर निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉलोनियल रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो एक बहुत बड़ा अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है जो कि कॉलोनियल रूल के द्वारा लाया गया था भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। इट डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेड इंडियन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। इन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया जो भी यहाँ पे पहले से चली आ रही इंडस्ट्री थे उसको, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया और इंडियन को इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना दिया। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस हेल्प्स एक्सप्लेन मेनी लॉन्ग टर्म्स इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इस सारी प्रक्रिया को समझना कहीं ना कहीं मदद करता है कि जो आगे चलकर जो इकोनॉमिक चैलेंज फेस करनी पड़ती है भारत के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद, उसको समझने में ये काफ़ी हद तक मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति का जो रिवॉल्ट हुआ उसके क्या कारण थे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट मेजर अपराइजिंग्स अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो एक सबसे बड़ा अपराइजिंग्स होता है, ठीक है, आंदोलन होता है जो ब्रिटिश सरकार के ऊपर होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होता है। इट वॉज काउज्ड बाई सेवरल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस एंड मिलिट्री रीजन्स। और इसका जो कारण है वो कई हद तक होता है, हमको देखने को मिलता है, जो कुछ पॉलिटिकल है, कुछ इकोनॉमिक है, कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक और कुछ मिलिट्री के वजह से है। दिस काउजेज मेड द इंडियन पीपल, सोल्जर एंड रूलर्स अनहैप्पी विद ब्रिटिश रूल। ये सारी घटनाएं, काउजेज जो है, कारण है, वो भारतीय लोग, भारत के सोल्जर्स और जो भारत के रूलर्स हैं उन सबको दुखी करती हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ठीक है।
सबसे पहला हम इसमें देखेंगे दैट इज़ द पॉलिटिकल काउच। द ब्रिटिश फॉलोड अनफेयर पॉलिसीज़ टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल इन इंडिया। तो ब्रिटिश ने कई सारे अनफेयर पॉलिसीज़ को फॉलो किया अपना कंट्रोल को भारत में बढ़ाने के लिए। वन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और इसमें जो एक सबसे बड़ा जो पॉलिसी था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, जिसको लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इफ़ एन इंडियन रूलर हैड नो नेचुरल हेयर, द ब्रिटिश टुक ओवर देयर किंगडम। तो इस लॉ के या फिर इस पॉलिसी के अनुसार अगर देखें कि अगर किसी भी भारतीय का अपना कोई मतलब वारिस नहीं होगा, प्राकृतिक कोई वारिस अपना खुद का नहीं होगा, तो ब्रिटिश उस किंगडम को अपने कब्जे में ले लेगा। स्टेट लाइक झांसी एंड सतारा वेयर एनेक्स्ड इन दिस वे। और यहाँ पे तुमको झांसी और सतारा जैसे जो क्षेत्र थे, स्टेट्स थे, राज्य थे, उनको इसी दौरान क्या किया गया था, एनेक्स मतलब कब्जे में लिया गया था। Many Indian rulers lost their power and become angry with the British। बहुत सारे भारतीय जो रूलर्स थे वो अपने पावर को खो दिए और वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए ब्रिटिश से। सेकेंड इज इकोनॉमिक काउजेस। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडियाज इकोनॉमी। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडियाज इकोनॉमी फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो ब्रिटिश ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से शोषण कर लिया अपने खुद के फ़ायदे के लिए। इंडियन फार्मर्स हैड टू पे वेरी हाई टैक्सेस विच मेड दियर लाइफ डिफ़िकल्ट। भारतीय किसानों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, जिन्होंने उनके जीवन को काफ़ी मुश्किल बनाया। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक हैंडलूम, वीविंग वेयर डैमेज्ड बिकॉज ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स वेयर सोल्ड चीपली इन इंडिया। अब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थे जैसे कि हैंडलूम्स हो गए, हैंडलूम वीविंग्स हो गए, वो डैमेज्ड हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के बनाए गए मशीन मेड गुड्स थे वो काफ़ी सस्ते दामों में भारत में बिक रहे थे। मेनी आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर जॉब्स एंड बिकम पुअर। बहुत सारे आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन जो थे, कारीगर थे, उन्होंने अपने जॉब को खो दिया और वो गरीब हो गए। नेक्स्ट इज सोशल एंड रिलीजियस काउज। The British tried to introduce social reforms, but many Indians believe that the British wanted to destroy their traditions and religions। ब्रिटिश जो थे वो कई सारे अपने खुद के सोशल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किए, लेकिन इंडियंस जो थे वो मानते थे कि ब्रिटिश जो चाहे वो चाहता है कि हमारा जो खुद का जो ट्रेडिशन है, बिलीफ है, उसको हम ख़त्म कर दें। ठीक है। Laws related to education and social customs created fear among both Hindus and Muslims। तो जो कानून बनाए जाते थे एजुकेशन को लेकर के या फिर किसी भी सोशल कस्टम्स को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक डर लाता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों के लिए। ठीक है। मिशनरीज वेयर ऑल्सो एक्टिव एंड मेनी पीपल थाउट दैट ब्रिटिश वेयर ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। मिशनरीज़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिव देखने को मिलती हैं और बहुत सारे भारतीयों को ऐसा फील होता है कि ब्रिटिश जो है वो कोशिश कर रही है कि सभी इंडियंस को क्या किया जाए, क्रिश्चियनिटी में बदला जाए। नेक्स्ट इज़ द मिलिट्री काउच। Indian soldiers, that is the sepoys, in the British army were unhappy because they were paid less than British soldiers and were treated badly। तो भारतीय जो सैनिक थे, सिपाही थे, वो जो थे ब्रिटिश आर्मी में, वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे या फिर दुखी थे, क्योंकि उनको पैसे भी कम दिए जाते थे और उनके साथ भेदभाव या फिर अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है। दे वे नॉट गिवन इक्वल रिस्पेक्ट और प्रमोशंस। उनको इक्वल रिस्पेक्ट्स नहीं दिया जाता था और ना ही उनको प्रमोशंस दिए जाते थे। द इमीडिएट काउज ऑफ द रिवॉल्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफील्ड राइफल। और एक जो इमीडिएट काउज यानी कि अचानक से एक जो आने वाला कारण बना, ठीक है, इस रिवॉल्ट का, वो था कि एक जो नया इनफील्ड राइफल था उसका इंट्रोडक्शन होना। इट्स cartridge were rumored to be greased with cow and pig fat, which offended both Hindu and Muslim soldiers, as cow are sacred. 1 minute. So, the cartridges were rumored to be greased with cow and pig fat, which offended both Hindu and Muslim soldiers। तो यहाँ पे जो कार्ट्रेज था उसकी अफवाह फैली कि उस पर जो ग्रीस किया हुआ था वो काऊ या फिर फैट का होता था, जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स दोनों के लिए काफ़ी मतलब ऑफेंड वाली बात थी। एज काऊ आर सैक्रेड टू हिंदूज़ एंड पिग्स आर फॉरबिडन इन इस्लाम। क्योंकि जो काऊ थी वो हिंदुओं में पूजा जाता था और जो पिग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फॉरबिडन था इस्लाम में। ठीक है। तो कंक्लूजन में हम समझेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैपेंड बिकॉज ऑफ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो रिवॉल्ट हुआ 1857 का, उसका कारण था कि लोगों का जो एंगर है वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ उठा और ये भारत के कई सारे
पार्ट्स में देखने को मिला। पॉलिटिकल इंजस्टिस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल इंटरफेरेंस एंड मिलिट्री डिसैटिस्फैक्शन ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द अपराइजिंग्स। तो इसके अंदर हमको पॉलिटिकल इंजस्टिस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, सोशल इंटरफेरेंस और मिलिट्री डिसैटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है और ये सब मिल करके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं इस अपराइजिंग्स के खिलाफ। ऑल्दो द रिवॉल्ट फेल्ड, इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। चूँकि ये रिवॉल्ट क्या हो जाता है, फेल कर जाता है, फिर भी ये बहुत बड़ा एक स्टेप बनता है, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है भारत के स्ट्रगल में इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, तो आज़ादी के लिए ये बहुत बड़ा क्या बनता है, एक कारण बनता है। ठीक है, तो ये चूँकि फेल कर जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है, कई सारे रीज़न होते हैं फेल होने के, लेकिन फिर भी ये बहुत अपना इंपॉर्टेंस रखता है भारत के इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, दैट इज़ द डिस्कस ब्रीफली द नेचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स इन बंगाल। सो the permanent settlements was a land revenue system introduced by British East India Company in 1793 under the leadership of Lord Cornwallis in Bengal। तो परमानेंट सेटलमेंट एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1793 में, और इसका लीडरशिप किसके द्वारा किया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में। इट्स मेन पर्पस वाज टू फिक्स द अमाउंट ऑफ लैंड टैक्स दैट लैंडलॉर्ड्स हैड टू पे टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट परमानेंटली। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि लैंड टैक्स को फिक्स कर देना, जो कि लैंडलॉर्ड्स जो है वो पे करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को परमानेंटली। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर समझते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट वाज दैट द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर एवर। जो सबसे खास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स था परमानेंट सेटलमेंट का वो ये था कि जो लैंड रेवेन्यू जो है वो उसको फॉर एवर के लिए क्या किया जाए, फिक्स कर दिया जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड एन एग्रीमेंट विद द जमींदार्स, दैट इज़ द लैंडलॉर्ड्स, who were recognized as the owner of the land। यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वो एक एग्रीमेंट बनाती थी जमींदार के साथ, जिनको लैंडलॉर्ड कहा जाता था, कि हाँ, जमींदार के साथ वो अपना एक एग्रीमेंट बनाती थी, और जो ये जमींदार होते थे वो कहीं ना कहीं लैंड के ऑनर्स रिकॉग्नाइज किए जाते थे, यानी कि उनको मालिकाना हक होता था ज़मीनों का। ठीक है, दे वे रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स एंड पेइंग अ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर। उनका काम होता था कि वो अपने पीजेंट्स के पास से टैक्सेस को कलेक्ट करेंगे और वो एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ पेमेंट जो है वो ला करके गवर्नमेंट को देंगे हर एक साल। द जमींदार्स कुड कीप एन एक्स्ट्रा मनी दे कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स आफ्टर पेइंग द गवर्नमेंट। और जो जमींदार्स हैं वो जो भी पेमेंट है गवर्नमेंट का उसको देने के बाद जो एक्स्ट्रा मनी बचेगा वो खुद के लिए रख सकते हैं। दिस इनकरेज देम टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस एंड इम्प्रूव द लैंड। और इससे उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज होता है कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और लैंड को इम्प्रूव करते हैं। हाउएवर अ जमींदार फेल टू पे द फिक्स्ड रेवेन्यू ऑन टाइम, हिज लैंड कुड बी टेकन अवे एंड सोल्ड। और अगर कभी ज़मींदार जो है वो एक फ़िक्स्ड रेवेन्यू को समय पर देने से वो फेल कर जाता है तो उसका जो लैंड है वो उससे ले लिया जाएगा और उसको बेच दिया जाएगा किसी और को। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे? ऑब्जेक्टिव ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम टू इंश्योर अ स्टेबल एंड रेगुलर इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। तो ब्रिटिश ने ये जो इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट का, इसका मेन काम था कि एक स्टेबल और रेगुलर इनकम उनको मिलता रहे एक लैंड रेवेन्यू के रूप में। दे ऑल्सो वांटेड टू क्रिएट अ लॉयल क्लास ऑफ जमींदार्स हु वुड सपोर्ट ब्रिटिश रूल। उसके साथ साथ वो चाहते थे कि उनको लॉयल क्लास मिले ज़मींदार का जो उनके लिए वफादार हो और उनको सपोर्ट करते रहे। बाई मेकिंग जमींदार्स लैंड ओनर्स द ब्रिटिश होप दे वुड इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। और ज़मींदार्स को लैंड ओनर्स बना करके ब्रिटिश ये उम्मीद कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए कृषि में एक बेहतर उनका इन्वेस्ट होगा। इसका क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी और एग्रीकल्चर के ऊपर ये देखते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट्स हैज़ मिक्स्ड इफेक्ट्स। परमानेंट सेटलमेंट्स का एक हमको मिश्रित इफेक्ट्स हमको देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इट बेनिफिटेड मेनी जमींदार्स एज दे गेंड ऑनरशिप राइट्स एंड ऑफन बिकेम वेल्दी। इसने बहुत सारे जमींदार्स को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा पहुँचाया, जबकि देखने को मिलता है कि उनको ऑनरशिप राइट्स मिल गया और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए। हाउएवर द पीजेंट्स सफर्ड बिकॉज मेनी जमींदार्स चार्ज हाई रेंट्स एंड ट्रीटेड देम अनफेयरली। जबकि वहीं जो किसान भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा क्योंकि बहुत सारे ज़मींदार्स ने उनसे ज़्यादा हाई रेंट चार्ज किए और उनके साथ मतलब भेदभाव, उनके साथ फेयरली ट्रीट नहीं किया गया। ठीक है, मोस्ट जमींदार्स वेयर मोर इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग प्रॉफिट्स दैन इम्प्रूविंग फार्मिंग। बहुत सारे ज़मींदार्स ने अपना यहाँ पे जो मेन जो मकसद था उन्होंने अपने आप को ज़्यादा इंटरेस्ट पहुँचाना, प्रॉफिट हासिल करना समझा, ना कि किसान के जो खेती है उसको बेहतर करना।
एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिड नॉट हैपन एज एक्सपेक्टेड, जिसके फलस्वरूप जो कृषि में जो विकास होना था वो उतना नहीं हो पाया जितना उससे उम्मीद किया जा रहा था। मेनी पीजेंट्स फेल इनटू डेब्ट एंड पॉवर्टी, बहुत सारे जो यहाँ पे किसान भाई थे वो यहाँ पे कर्ज में चले गए और बहुत ही गरीब हो गए। कंक्लूजन हम समझेंगे। इन कंक्लूजन द परमानेंट सेटलमेंट्स वाज एन इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन बंगाल दैट हेल्प द ब्रिटिश सिक्योर फिक्स्ड इनकम एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम जमींदार्स। तो परमानेंट सेटलमेंट जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम रहा बंगाल के अंदर, जिसने ब्रिटिश को एक फिक्स्ड इनकम और पॉलिटिकल सपोर्ट पाने में मदद किया जमींदारों से। Although it brought stability to government revenue, it increased the suffering of peasants and failed to improve agriculture significantly। चूँकि इसने बहुत हद तक जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने के लिए एक स्टेबिलिटी तो लाया, लेकिन साथ ही साथ पीजेंट्स जो किसान भाई थे उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनको झेलना भी पड़ा और एक एग्रीकल्चर जो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होना चाहिए था उसमें वो नाकाम रहे। ठीक है, दस इट्स ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन बंगाल सोसाइटी वाज बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल। तो इसलिए इसका जो पूरा प्रभाव हमको बंगाल के समाज में देखने को मिलता है, जो दोनों रूप से, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो, दोनों रूप से हमको देखने को इसका प्रभाव मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो परमानेंट सेटलमेंट है वो बंगाल के ऊपर एक अच्छा और बुरा दोनों तरीके से प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्कस द जुडिशियल सिस्टम डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। So, the British introduced a new judicial systems in India to establish law and order and to strengthen their control over the country। तो ब्रिटिश ने यहाँ पर एक नया जुडिशियल सिस्टम भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर उसने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए और साथ ही साथ पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए तैयार किया है। Before their rule, justice was mainly based on local customs, religious laws and decisions of kings or village council। तो ब्रिटिश रूल के पहले की अगर बात की जाए तो जो न्याय थे वो आधारित होते थे लोकल कस्टम्स के द्वारा, रिलीजियस लॉज धार्मिक जो कानून थे उनके द्वारा, और राजा या फिर गांव के काउंसिल्स जो होते थे उनके द्वारा डिसीजंस लिए जाते थे। द ब्रिटिश ग्रेजुअली क्रिएटेड अ मॉडर्न कोर्ट सिस्टम विथ रिटन लॉज, ट्रेंड जजेस एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स। वहीं जो ब्रिटिश जो है वो कहीं ना कहीं एक मॉडर्न कोर्ट सिस्टम यहाँ पे लाते हैं, जहाँ पर वो एक लिखे हुए कानून, ठीक है, ट्रेंड जजेस बनाते हैं, ठीक है, जज होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि ट्रेंड होते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग लेवल्स पे हमको कोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम सिविल कोर्ट्स देखते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखते हैं, ठीक है, फिर स्टेट लेवल पे हम देखते हैं हाई कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो अलग अलग लेवल पे हमको ऐसे कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, द जुडिशियल सिस्टम्स बिगेन टू डेवलप आफ्टर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इसको डेवलपमेंट किया जाता है, जब ये अपना पॉलिटिकल कंट्रोल भारत में पा लेते हैं। द कंपनी फर्स्ट इस्टेब्लिश कोर्ट्स इन द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स दैट इज़ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने सबसे पहला जो कोर्ट्स है वो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में बनाया था, कलकत्ता, बम्बे एंड मद्रास में। इन 1772 वैरन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म्स। 1772 ईस्वी में जो वैरन हेस्टिंग्स होते हैं, उस समय के जो गवर्नर जनरल होते हैं, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, जुडिशियल रिफॉर्म्स। ठीक है, ही क्रिएटेड सिविल कोर्ट्स, जिसको दीवानी अदालत कहा जाता था सिविल केसेस के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, मनी डिस्प्यूट्स हो गया, और क्रिमिनल कोर्ट्स लाया था जिसको फौजदारी अदालत कहा जाता था, जो कि क्रिमिनल मैटर्स के लिए देखने के लिए होता था। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स तैयार किए थे, ठीक है, जिसको दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत कहा जाता था। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स एंड कोर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स भी किए गए। लेटर लॉर्ड कॉर्नवालिस मेड फर्दर इम्प्रूवमेंट्स थ्रू द कॉर्नवालिस कोड इन 1793। बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने कॉर्नवालिस कोड के तहत कई सारे और इसमें इम्प्रूवमेंट्स किए 1793 ईस्वी में। दिस हेल्प्ड ऑर्गेनाइज द कोर्ट्स मोर क्लियरली एंड रिड्यूस करप्शन, जिसकी वजह से कोर्ट्स को और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, ऑर्गेनाइज करने में मदद मिली, और साथ ही साथ एक क्लियरली और करप्शन को ख़त्म किया गया यहाँ पे। ठीक है, द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड अ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड हायर कोर्ट्स। यहाँ पे ब्रिटिश ने एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स बनाया, यानी कि हायर से लोअर की तरफ या फिर लोअर से हायर की तरफ कहें तो हायरार्की बनाया, जहाँ पे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते थे, ठीक है, फिर प्रोविंशियल कोर्ट्स होते थे, ठीक है, और फिर हायर कोर्ट्स होते थे, ठीक है, इस तरह से। In 1861, the British passed the Indian High Courts Act, which led to the establishment of high courts in major cities। 1861 के बाद ब्रिटिश ने एक हाई कोर्ट
हाई कोर्ट एक्ट को पास किया, जिसके वजह से हमको कुछ मेजर सिटीज़ में, मेजर शहरों में, बड़े शहरों में हाई कोर्ट्स का भी निर्माण देखने को मिला। दिस हाई कोर्ट्स रिप्लेस्ड अर्लियर कोर्ट्स एंड बिकम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ जस्टिस। अब ये जो हाई कोर्ट्स थे, ये पुराने जो कोर्ट्स थे उनको रिप्लेस कर दिए और इम्पॉर्टेंट सेंटर्स बन गए जस्टिस के लिए। एज द टॉप वाज द प्राइवी काउंसिल इन लंदन वेयर फाइनल अपील्स कुड बी मेड। और इन सब के ऊपर जो था वो प्राइवी काउंसिल था लंदन का, जहाँ पर फाइनल अपील जो था वो लिया जाता था। ठीक है, फीचर्स जो थे ब्रिटिश जुडिशल कोर्ट सिस्टम के वो देखते हैं। वन मेजर फीचर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रिटन लॉज एंड लीगल कोड्स। एक जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो फीचर्स देखने को मिलता है वो ये थे कि यहाँ पे लिखित कानून होते थे और कुछ लीगल कोड्स होते थे। इंपॉर्टेंट लॉज सच एज द इंडियन पेनल कोड ऑफ 1860, सिविल प्रोसीजर कोड्स एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉज जो होते हैं, जैसे कि इंडियन पेनल कोड हो गया 1860 का, फिर सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, ये सारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। दिस लॉज मेड जस्टिस मोर सिस्टमेटिक एंड यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया। ये सारे जो कानून हैं वो कहीं ना कहीं न्याय को और ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से बेहतर किए थे, साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म यानी कि पूरे भारत भर में इसको लाया गया था। ठीक है, द ब्रिटिश also introduced the idea of equality before law, where all people were supposed to be treated equally in court। वहीं पे ब्रिटिश ने ये भी एक इंट्रोड्यूस किया था कि जो इक्वालिटी होगा वो कानून के सामने सभी का बराबर होगा, यानी कि सभी को कानून के सामने बराबर आंका जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी लोग क्या होंगे, एक समान इक्वली ट्रीट किए जाएंगे कोर्ट में। दे ट्रेंड जजेस एंड लॉयर्स एंड इनकरेज प्रोफेशनल लीगल प्रैक्टिसेस। उन्होंने जो जज थे उनको ट्रेन किया, साथ ही साथ जो वहाँ पे लॉयर्स थे, ठीक है, उनको भी उन्होंने ट्रेन किया और एक प्रोफेशनल लीगल प्रैक्टिस को भी इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। इसका क्या प्रभाव पड़ता है इंडिया के ऊपर वो देखते हैं। द ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। जो ब्रिटिश का जो ये जुडिशल सिस्टम था, इसका दोनों तरीके का हमको प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इट ब्राउट अ मोर ऑर्गेनाइज्ड लीगल स्ट्रक्चर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ मॉडर्न जुडिशरी। ये लाता है एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बना हुआ एक स्ट्रक्चर, संरचित या फिर संरचना किया हुआ एक कानून लाता है। साथ ही साथ ये एक इंडियन मॉडर्न जुडिशरी को भी तैयार करता है। मेनी लॉज एंड कोर्ट सिस्टम्स यूज टुडे आर बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल्स। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं या फिर कोर्ट का सिस्टम है बनाया हुआ जो आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ब्रिटिश के बनाए हुए मॉडल्स के ही हैं। However, the system often favored British interest and was expensive and slow for common Indians। जबकि ये सारे जो सिस्टम्स थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के जो अपने इंटरेस्ट थे उनको फेवर करते थे और साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव और धीमे होते थे, यानी बहुत ज़्यादा महंगे होते थे और धीमे होते थे, मतलब कि इनमें जो प्रोसेस होता था न्याय का वो बहुत ही धीमा होता था कॉमन इंडियंस के लिए। Many Indians found it difficult to access justice due to language barriers and complex procedures। बहुत सारे भारतीय यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल उनको होता था जस्टिस न्याय पाने में, क्योंकि इनकी भाषा, ठीक है, भाषा उनके लिए एक कठिनाई या फिर बैरियर बनती थी। ठीक है, और उनका जो प्रोसीजर था वो भी काफ़ी जटिल देखने को मिलता था। कंक्लूजन में हम बताएंगे कि इन कंक्लूजन द ब्रिटिश डेवलप्ड अ स्ट्रक्चर्ड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द पीजेंट लीगल सिस्टम। कि जो ब्रिटिश ने था उन्होंने तैयार तो किया था एक स्ट्रक्चर्ड जुडिशियल सिस्टम भारत के अंदर, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट लीगल सिस्टम को भी अभी भी ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। Although it has several flaws, it introduced important concepts like codified laws, independent courts and legal equality that continue to shape India's judicial today। चूँकि इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज होने के बावजूद ये कई सारे अपने कॉन्सेप्ट को लाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि कोडिफाइड लॉज लाना, इंपॉर्टेंट कोर्ट्स बनाना और लीगल इक्वालिटी को रखना, जो कि आज भी भारत के जुडिशियल सिस्टम के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो सारे कोर्ट्स के अंदर जो चीज़ें लाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा वो आज भी फॉलो किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने BHIC 110 के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए थे। ये पार्ट 2 वीडियो था, इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो करा रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे हम आपके लिए हमेशा एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करके अपने गेस्ट पेपर को यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करने
करने में कोई भी यहाँ से प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। तो आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, अभी आप तुरंत से गेस्ट पेपर परचेज कर लो और अपने तैयारी में लग जाओ। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।